हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं आप सभी के लिए आर एस आर पी एस सी 2021 का जो इकोनॉमी का सिलेबस है वो गार्गी क्लासेस पे कवर कर रहा हूँ। हमारी ये जो सीरीज़ है उसका ये जो वीडियो है वो 8th नंबर का वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो थे उसमें हमने बैंकिंग के मीनिंग, उसके बारे में, उसके फंक्शन, साथ में उनके जो मेजर्स हैं जो कि वो क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज इशू करता है ताकि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकते, लेकिन आरबीआई का ये काम नहीं होता। इसके लिए एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर गवर्नमेंट है वो जो इस कमेटी है उसको टारगेट देती है कि आप कंट्री के अंदर इतना इन्फ्लेशन की रेट है वो डिसाइड करके रखें, या फिर इतना इन्फ्लेशन की रेट है उसे मेंटेन करके रखें। तो आज हम इसी कमेटी के ऊपर बात करेंगे कि इसके सजेशन किसने दिया, इस कमेटी को बनाने के लिए इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, और आज ये कमेटी क्या काम कर रही है, इसके अंदर कौन कौन जो कितने मेंबर्स हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या पोस्ट है, साथ ही में जो कमेटी है वो जो वर्क करती है उसके ऊपर हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सजेशन कितनी है। देखो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो सजेशन है वो उर्जित पटेल कमेटी थी। उन्होंने हमें ये सजेस्ट किया था कि आप कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होनी चाहिए। ठीक है, इसको बनाने के लिए जब उन्होंने ये सजेशन दिया तो वो क्यों दिया, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि कंट्री के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए कमेटी बनाई जाए। ओके, अब ये कमेटी अब तो बन गई। इससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो डिसाइड की जाती थी, तो वो काम कौन करता था? तो वो इंडिविजुअली जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड जो पॉलिसी रेट है उनसे रिलेटेड डिसीजन लेते थे इसके कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट से पहले। तो अब जब ये कमेटी एस्टेब्लिश हो गई है तो इसका पर्पज़ क्या रहा? तो देखो, इसका मेन पर्पज़ रहा कि हम जो पॉलिसी रेट है उसे डिसाइड करें, और उसको डिसाइड करते हुए हम जो इन्फ्लेशन से हमारी जो फाइट चल रही है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, उसे हम जीते। ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसे हम मेंटेन करें। ओके, ये जो कमेटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर सेक्शन 45 ZB के तहत बनाई गई थी, और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 29, 2016 के लिए को एक इनिशिएटिव एक बदलाव लाने के लिए। कैसा बदलाव? ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है मॉनेटरी पॉलिसी की, या जो अकाउंटेबिलिटी है मॉनेटरी पॉलिसी की, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। मतलब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो पारदर्शिता है उसे बढ़ाया जा सके, और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उसके ऊपर जो विश्वसनीयता है, उसे बढ़ाया जा सके। इसके लिए ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे कंस्टिट्यूट किया गया। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कंस्टिट्यूट किसने की? ये मॉनेटरी पॉलिसी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंस्टिट्यूट की, और जिसके अंदर आरबीआई जो है उसके गवर्नर के नेतृत्व में ये जो कमेटी है वो काम करती है। ओके, अब ये जो पैराग्राफ आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, इसमें जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। एक बार मैं आपकी पढ़ देता हूँ। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC इज कंस्टिट्यूट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड लेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वॉज फॉर्म विद द मिशन ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। इसे देखो, रेपो रेट को बेंचमार्क पॉलिसी इंटरेस्ट रेट भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप। टू रिस्ट्रेन इन्फ्लेशन विद द पर्टिकुलर टारगेट लेवल। रिस्ट्रेन मतलब इन्फ्लेशन को एक पर्टिकुलर टारगेट लेवल के साथ मेंटेन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर है वो इस मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो डिसीजंस है उन्हें कंट्रोल करते हैं। साथ ही इसे कंट्रोल करने के लिए उन्हें जो टीम है, उनकी जो इंटरनल टीम है, बाकी के जो लोग हैं, उनका सपोर्ट और एडवाइस चाहिए होता है।
ठीक है। इनिशियल इससे पहले क्या होता था, जब ये कमेटी फॉर्म नहीं हुई थी उससे पहले आरबीआई के जो गवर्नर है वही मॉनेटरी पॉलिसी से रिगार्डिंग डिसीजन लिया करते थे। और ये जो उसके बाद ये कमेटी का सजेशन, उर्जित पटेल कमेटी ने हमें एमपीसी का सजेशन दिया और हमने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB के तहत इस कमेटी को कंस्टिट्यूट किया। जब ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई तब डेट थी सितंबर 29, 2016। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो एमपीसी है, जो ये कमेटी है, उसे एटलीस्ट हर साल 4 बार मीटिंग करनी होती है और उसके अंदर उन्हें जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उन्हें रिव्यू करना होता है। बेसिकली इंडिया के अंदर हर 2 महीने से ये जो कमेटी है उस मीटिंग करती है। तो कितने टाइम मीटिंग होगी? 6 बार। तो बाय 2 मंथ से, हर 2 महीने से ये जो कमेटी है वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करने के लिए उसे मीटिंग करती है और अब अलग अलग जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं उसे रिव्यू करके उन जो रेट्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। इसके अंदर जितने भी जो मेंबर इंक्लूड हो रहे हैं उनका ओपिनियन मांगा जाता है, प्लस उनके पास एक वोटिंग राइट होता है, उसके बिहाफ पर ये वोट देते हैं और उसके बिहाफ पर जो डिसीजन है वो लिया जाता है। ठीक है। एमपीसी देखो, मैंने बताया एमपीसी का जो मेन टारगेट है वो इन्फ्लेशन को टारगेट को जो डिसाइड किया गया है उसे मेंटेन करना होता है। ठीक है। तो ये कितने साल के टारगेट को मेंटेन करता है, मतलब आने वाले कितने सालों के लिए ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो डिसाइड किया जाता है। तो ये आने वाले 5 साल, हर 5 साल से टारगेट इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड किया जाता है। अब ये जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को देती है कि आप इतना टारगेट हमेशा मेंटेन रखें इन्फ्लेशन का हमारी कंट्री के अंदर। अभी करंट की जो मीटिंग हुई है उसमें जो इन्फ्लेशन का टारगेट डिसाइड हुआ है वो क्या है? द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर द पीरियड अप्रैल 1, 2021 टू मार्च 31, 2026 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 हैज़ बीन केप्ट एट द सेम लेवल एज वॉज प्रीवियस 5 ईयर। देखो अप्रैल 1, 2021 से लेकर मार्च 31, 2026 का जो इन्फ्लेशन का जो टारगेट आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को दिया है वो पिछले 5 साल का जो था वही है। अब पिछले 5 साल का क्या था? देखो, पिछले 5 साल का था 4% विद मार्जिन ऑफ 2% ऑन अदर साइड। अब आप ये समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, 4% विद मार्जिन ऑफ 2% अदर साइड, इसका मतलब क्या हो गया? 4% प्लस माइनस 2%। अब देखो, इसको समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4% प्लस माइनस 2% का मतलब हो गया कि अगर इन्फ्लेशन कम से कम कितना हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है। ठीक है। तो इन्फ्लेशन कम से कम क्या होगा? 4 - 2 मतलब 2%, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? अपर टॉलरेंस लिमिट क्या हो जाएगी? 6%। सो इन्फ्लेशन की लोअर टॉलरेंस लिमिट जो 2% है वो LTL मतलब लोअर टॉलरेंस लिमिट है, और ये जो 6% है वो क्या है? अपर टॉलरेंस लिमिट है। मतलब इन्फ्लेशन 2% से कम नहीं होना चाहिए और ना ही 6% से ज़्यादा होना चाहिए। देखो, जो मेन टारगेट है वो तो है 4% पे उसे मेंटेन करना। ठीक है। ना तो 4 से ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। देखो, अगर 4 से 4.25 भी हो रहा है तो भी ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। हम जो आरबीआई है उसे कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंज करना होगा ताकि उसे फिर से रिस्टोर किया जा सके 4% पे। ठीक है। तो ये इसका मेन टारगेट होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इसे कंट्रोल करने के लिए वो क्या कर सकता है? अगर सपोज कीजिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जैसे सीआरआर बढ़ा दिया, एसएलआर को बढ़ा दिया, रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया, है ना। तो ये सब। और अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है मतलब कंट्री के अंदर डिफ्लेशन आ रहा है, देखो, तब क्या करेगा? तब वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे इजी कर देगा, मतलब चीप मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा ताकि जो मार्केट में पैसा इंजेक्ट किया जा सके। ठीक है। ओके। अब जो एग्ज़ाम्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एमपीसी की फर्स्ट मीटिंग कब कंडक्ट हुई थी? फर्स्ट टाइम इंडिया में एमपीसी की मीटिंग कब कंडक्ट हुई थी? तो वो डेट आपको याद रखनी है, 3 अक्टूबर 2016 मुंबई के अंदर। ओके। अब बात कर लेते हैं। देखो,
इसके कंपोजिशन के बारे में, मतलब इसमें 6 मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें 6 मेंबर होते हैं कि, और उनके सभी के पास एक एक वोटिंग राइट होता है, उनके जिसके पास मेजॉरिटी होती है वही डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कुछ लोग तो इस ओपिनियन से हैं कि बैंक रेट बढ़ाई जाए, और कुछ लोग हैं कि उसे कम किया जाए, या फिर कुछ होते हैं उसे मेंटेन करके रखो, बात जो है वही चले। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेजॉरिटी है, ठीक है, और उसके बिहाफ पे तो डिसीजन लिया जाएगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि क्या हो जाए कि टाई हो जाए, तो अगर ये जो डिसीजन, ये जो वोटिंग जो है वो टाई हो जाती है, तब जो गवर्नर है आरबीआई के, वो जिस पक्ष में होंगे उनका जो डिसीजन होगा वही हमें मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें 6 मेंबर होते हैं। आप कह सकते हैं कि इसमें 7 मेंबर क्यों नहीं होते, या इसमें 5 मेंबर क्यों नहीं होते। देखिए, अगर 7 मेंबर होते हैं तो हो सकता है कि 3:4 का ये वो बनेगा, तो डेफिनेटली एक पक्ष की जीत एक पक्ष की हार तय है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 मेंबर्स हैं, तो 6 मेंबर्स हो सकता है कि टाई भी हो जाए कि, तो ये चीज़ भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखने वाली बात। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन कौन जो मेंबर है वो इंक्लूड होते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं, और अभी के करंट के जो इसके चेयरपर्सन है वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। इसके बाद में इससे जो दूसरे मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं डिप्टी गवर्नर। जो आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, वो जो कि हैं वो इंचार्ज होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। अभी के जो डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उनका नाम है माइकल देबव्रत पत्रा, ठीक है। इसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भी इसमें शामिल होते हैं, जो इनका नाम है एम.के. सागर। इसके अलावा इसमें 3 गवर्नमेंट से इलेक्ट किए हुए मेंबर होते हैं। 3 तो आरबीआई के, 6 पर्सन हैं तो 3 तो आरबीआई के हो जाएंगे, और 3 हो जाएंगे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो मैंने आरबीआई से जो इंक्लूड होते हैं, जो मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में बता दिया। और अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किए हैं वो हैं आशिमा गोयल, शशांक भिड़े और जयंत वर्मा। ये हमारी इस कमेटी में इंक्लूड है, ठीक है। तो मेन आपको जो याद रखना है इस नोट्स में से वो क्या है, इन जितनी ये पर्सनालिटीज़ हैं उनके नाम याद रखने, प्लस इनकी पोस्ट क्या है, ठीक है। अब इनका जो वर्किंग पीरियड होता है, जो टेनर होता है, वो कितने पीरियड का होता है, ठीक है। वो कितने साल तक इस कमेटी में काम कर सकते हैं। तो जो इनका वर्किंग पीरियड होता है वो 4 ईयर्स का होता है। रीअपॉइंट का कोई ऑप्शन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 साल आपने काम कर लिया फिर अगले 4 साल आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा, नहीं। आपने 4 साल काम कर लिया, अब इसके बाद में कोई और जो मेंबर है उन्हें ही यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा, इनको यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा। तो हम ये भी देख लेते हैं कि अभी जो करंट की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है हमारी, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो रेट्स डिसाइड की गई है आरबीआई के द्वारा, वो क्या क्या है। देखो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व का जो रेट डिसाइड किया गया है वो है 18%, ठीक है। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व है क्या, ये इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से ही बना दिया है। जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर आपको ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगा, तो आप वो ज़रूर देख लें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद में रेपो रेट है, जो कि हमारी की पॉलिसी रेट है, वो हमें 4% पे हमने डिसाइड किया है। मतलब कमर्शियल बैंक जो आरबीआई से लोन लेंगे उसके ऊपर उन्हें 4% से इंटरेस्ट देना होगा। इसके बाद में रिवर्स रेपो रेट है। रिवर्स रेपो रेट हो गया जिसमें अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देते हैं तो वो जो इंटरेस्ट रेट रिसीव करेंगे वो है 3.35%। इसके बाद में एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया नहीं है, जो अगला वीडियो है वो हमारा इसी टॉपिक पे होगा, तो उसके ऊपर मैं आपको कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन, पूरा जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है हम उसी वीडियो में करेंगे। अभी तक सिर्फ ये जान लीजिए कि ये एक तरह से रेपो रेट की तरह ही होता है, रेपो रेट की तरह ही होता है। लेकिन बस यहाँ पर क्या होता है कि जो एसएलआर कोटा की जो हमारी एसेट्स है उसे यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल बैंक के द्वारा, बाकी और कोई बैंक इसे यूज़ नहीं करते, ठीक है। इसके बाद में आता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। उसमें क्या होता है
इसमें अपने टोटल डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक्स हैं अपने टोटल डिपॉजिट्स का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ का जो कुछ परसेंट जो लॉ में डिसाइड किया गया है, आरबीआई एक्ट में जो डिसाइड किया गया है, उसके जो परसेंट है वो आरबीआई को डिपॉजिट करा देते हैं। इसके बाद में आता है बैंक रेट। बैंक रेट जो लॉन्ग टर्म कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के बिहाफ पे, तो जो रेट होती है उसे बैंक रेट कहा जाता है, जो कि अभी करंट में 4.25% से चल रही है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके जो एमपीसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, और प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और थैंक यू।